आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। मनुष्य अपने भावों या विचारों को वाक्य के रूप में प्रकट करता है। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। एक लाइन में अगर आप इसकी डेफिनेशन देना चाहेंगे तो अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे ओजस्व कमरे में टीवी देख रहा है, रजत अमन तुम कहाँ जा रहे हो। एक वाक्य में साधारण रूप में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। वाक्य के अंग, देखिए ये वाक्य के भेद नहीं है, वाक्य के अंग हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो चलिए देखते हैं कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य की। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, उद्देश्य। जैसे राजा खाता है, पक्षी डाल पर बैठा है। इन वाक्यों में राजा और पक्षी ये दोनों क्या हैं, उद्देश्य, क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा है ना कि पक्षी डाल पर बैठा है या राजा खाता है, तो राजा और पक्षी क्या हो गए, उद्देश्य। अब आते हैं विधेय पर। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, हमें इतना पता चल गया कि उद्देश्य क्या है। अब उनके बारे में जो चीज़ें कही जा रही हैं उसे क्या कहते हैं, विधेय, यानी बाकी की चीज़ें। जैसे राजा खाता है और पक्षी डाल पर बैठा है, इन वाक्यों में खाता है और डाल पर बैठा है विधेय है। ठीक है, क्योंकि पक्षी और राजा तो उद्देश्य हो गए, तो बाकी बचा हुआ क्या हुआ, इनका विधेय हो गया। आगे उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार, इन दोनों को और विस्तार से बताया गया है कि जब उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाते हैं, मानव उद्देश्य है, पक्षी है या फिर राजा है, उसके साथ उसकी विशेषता बताने वाला भी शब्द जुड़ जाए तो अब वे शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं, मतलब वो बड़ा बन जाता है शब्द। जैसे लड़की नाच रही है, हमें पता है कि इसमें जो लड़की है वो उद्देश्य है, लेकिन मैं कहूँ कि एक सुंदर लड़की नाच रही है या हंस रही है, तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया, लड़की के साथ विशेषता, विशेषण जोड़ दिया कि एक सुंदर, तो ये क्या कर दिया हमने, उद्देश्य का विस्तार कर दिया। इसी तरह हम विधेय का विस्तार भी करते हैं। जैसे कभी विधेय अकेला आता है तो कभी क्रिया विशेषण कर्म आदि के साथ। इस प्रकार जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं वे क्या कहलाते हैं, विधेय का विस्तार, यानी हमारा विधेय जो है वो बड़ा हो जाता है। जैसे मोर नाच रहा है, इसमें विधेय क्या है, नाच रहा है। अगर हम कहें कि मोर पंख फैलाकर नाच रहा है तो ये क्या हुआ, विधेय का विस्तार हो गया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश विधेय है और दूसरे वाक्यों में विधेय का विस्तार किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं वाक्य के भेदों की। तो वाक्य के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, एक तो रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पर भी वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सबसे पहले बात करेंगे सरल वाक्य की। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य। जैसे अंशु पढ़ रही है, अंशु क्या हो गई, उद्देश्य, और पढ़ रही है क्या हो गया, विधेय। तो एक उद्देश्य और एक ही विधेय आया है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये था सरल वाक्य। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े रहते हैं, यानी दो वाक्य होंगे या दो से ज़्यादा वाक्य होंगे और वो समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। जैसे नेहा गा रही है और अंशु नाच रही है। यहाँ पे जो है दो वाक्य हैं, एक तो नेहा गा रही है, दूसरा अंशु नाच रही है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है कौन, समुच्चय बोधक, यानी कि ये जो शब्द और है ये दोनों को जोड़ रहा है। तो इनमें क्या हो गया, उपरोक्त वाक्यों में दो सरल वाक्य, एक तो नेहा गा रही है, दूसरा अंशु नाच रही है, लेकिन ये किससे, समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस समुच्चय बोधक यानी इस और को हटा दें तो ये दो अलग अलग वाक्य बन जाएंगे, तो इसे क्या कहते हैं हम, संयुक्त वाक्य। आगे बात करते हैं मिश्र वाक्य की। तो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, देखो एक वाक्य होगा जो प्रधान है, मेन होगा, और अन्य वाक्य क्या होता है, उस पर आश्रित या फिर गौण होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य। जैसे जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है,
इसमें जो प्रधान वाक्य है वो ये है, जो कल घर आया था। अब इसी के ऊपर आश्रित अगला वाक्य है कि वह बाहर खड़ा है। हमें नहीं पता बाहर कौन खड़ा है, ये कौन बताएगा हमें? ये पहला वाक्य यानी हमारा प्रधान वाक्य। इसी तरह दूसरा इसका उदाहरण देख लेते हैं कि कोमल विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है। पहला वाक्य प्रधान है और दूसरा क्या है? गौण, उस पर आश्रित। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि उपर्युक्त पहले और दूसरे वाक्य में जो कल घर आया था तथा कोमल विद्यालय नहीं जा सकी प्रधान उपवाक्य है। जो क्रमशः बाहर खड़ा है क्योंकि वह बीमार है, ये दोनों वाक्य क्या हैं? इन पे आश्रित हैं, उपवाक्य हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? मिश्र वाक्य। चलिए अब हमारा जो दूसरा भेद है वाक्य का वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और ये होते हैं पूरे के पूरे 8: विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मय सूचक और संदेहवाचक। एक एक करके इन 8 भेदों को करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहला भेद है विधानवाचक। जिस वाक्य में किसी बात का होना या करना पाया जाए वह विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे वह मेरा मित्र है, अंशु अपना कार्य करती है, सिंपल। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात या काम के ना होने का बोध हो, यानी इसका उल्टा, इसमें काम हो रहा था, इसमें काम नहीं होगा, निषेध होगा, वो क्या कहलाएगा? निषेधात्मक वाक्य। जैसे उसने खाना नहीं खाया, अगर ये होता उसने खाना खाया तो ये विधानवाचक हो जाता, लेकिन अभी क्या है कि उसने खाना नहीं खाया, तो ये क्या हो गया? निषेधवाचक। तीसरा भेद है प्रश्नवाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, सिंपल। जैसे आप कहाँ रहते हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, इसमें लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है, तो ये क्या बन जाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ये आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा या उपदेश का बोध हो, यानी ऐसा लगे कि कोई आज्ञा दे रहा है या उपदेश दे रहा है, वो क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे तुम यहाँ से चले जाओ, हम किसी को आज्ञा या आदेश दे रहे हैं कि जाओ यहाँ से, या फिर अपना कमरा साफ करो, ठीक है, हम किसी को ये आज्ञा दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं कि कर लो ये काम, तो ये क्या होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है। हमारा 5वां भेद है विस्मय आदि वाचक वाक्य, ठीक है। वाक्य के द्वारा, देखो, जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हो, वो क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि वाचक वाक्य। जैसे वाह क्या दृश्य है, अरे ये क्या कर डाला, तो ये जो 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं ना आपको, वाह और अरे, इससे या तो हम शोक, बहुत ही दुखी हैं, या खुश हैं, या आश्चर्य, शॉक हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विस्मय आदि वाचक वाक्य। छठा प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जा रहा है, जैसे उसे क्या कहते हैं हम? संदेहवाचक वाक्य। यानी संदेह है, ये नहीं पता कि वो काम एक्चुअली में हो रहा है या नहीं। जैसे वह शायद ही काम करे, हम संदेह जता रहे हैं कि शायद वो काम करे। वह जयपुर चला गया होगा, हमने ये संदेह किया कि शायद वो जयपुर चला गया होगा, हमें अच्छे से पता नहीं है, तो ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य। 7वां है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य। हम कामना करें या आशीर्वाद दें, ठीक है। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, हम ये कामना कर रहे हैं या इच्छा कर रहे हैं, ठीक है, या आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे और जुग जुग जियो, जितने भी आशीर्वाद हैं वो भी इसी में आएगा, इच्छावाचक वाक्य में, क्योंकि ये होना ना होना ये अलग बात है, हमारी इच्छा है। 8वां और आखिरी भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, वर्षा हुई तो गर्मी कम हो गई।